हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। तो मेरे भाई आज की वीडियो हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 4 मीन्स क्लास 4 नंबर की आज होने वाली है मेरे भाई। इससे पहले हमने पॉलिटी का अपना 3 क्लास का डिस्कशन कर लिया है। तो जो भाई बंधु चैनल पर नए आए हैं इस वीडियो के साथ साथ पहले के वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। तो मेरे भाई हमने कल की क्लास में क्या पढ़ रखा था कि भारत का संवैधानिक विकास किस किस कारणों से हुआ। तो मेरे भाई भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ हुआ था। भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत में यूरोप कंपनियां क्यों आई थी? यूरोप कंपनियां भारत में मसाले लेने के उपलक्ष्य में आई थी या मसाले लेने के दृष्टिकोण से आई थी। लेकिन भारत में आने के बाद उन्होंने बहुत लंबा व्यापार किया, जिसके कारणवश सभी यूरोप कंटिनेंट के देश बार बार भारत में आते रहें, अपने व्यापार को करते रहें और जाते रहें। तो इस प्रकार से यूरोपियों का आवागमन चलता रहा। ये सारी बात हमने देख रखा था। तो मेरे भाई उसी टाइम पर 1608 से 1609 ईस्वी के बीच हमारा एक ब्रिटिश का कंपनी आया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जॉन वाट और जॉर्ज वैली के द्वारा किया गया था। वो कंपनी भारत में आई थी और भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाती गई, चलाती गई। तो मेरे भाई आज वही देखने वाले हैं कि उस कंपनी का टाइम पीरियड कैसे था, कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या चलती गई। तो मैं आप लोग को एक छोटा सा 2 मिनट का स्टोरी है उसको पहले बता देता हूँ। तो मेरे भाई स्टोरी ये थी कि हमारी जो भारत का संवैधानिक विकास है ना, ये टोटल 1773 से लेकर 1853 तक एक भाग में बटा था और 1858 से लेकर 1947 में द्वितीय भाग में बटा था। ये प्रथम भाग क्यों बटा था, द्वितीय भाग क्यों बटा था, इस चीज़ को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जैसे हमारे देश में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में आ गई थी। उसके बाद मेरे भाई 1608 ईस्वी से लेकर मेरे भाई 1770 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार करते रहा और व्यापार करके पैसे को इकट्ठा करता रहा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसको समझिएगा आप मेरे भाई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर जितने भी लोग काम करते थे ये काम बहुत ही गद्दारी तरीके से करते थे। गद्दारी तरीके से करने का मतलब क्या है कि ये काम जरूर ईस्ट इंडिया कंपनी में करते थे, लेकिन जो भी फायदा होता था, मुनाफा होता था, इसमें का कुछ हिस्सा चोरी करके ये पर्सनल अपने अपने यूज के लिए चीज़ों को करना स्टार्ट किए। तो स्टार्ट किए तो मेरे भाई 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अनुमति से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और भारत में अपनी व्यवस्थाओं को चला रही थी। जो भी उसका घाटा होगा, लाभ होगा, फायदा होगा, चीज़ें कैसी चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी, ये हमारी ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार लंदन में बैठकर देख रही थी। तो जब मेरे भाई 1772 ईस्वी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी। घाटे में जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना भी ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार पैसे को भेजती थी वो सारे पैसे आते थे, लेकिन यहाँ पर कमाई ना होकर घाटे में जाती थी। मीन्स के क्यों घाटे में जाती थी मेरे भाई? घाटे में जाने का कारण क्या था कि इसके अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते थे वो कर्मचारी पर्सनल अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी घाटे में जाएगी ही जाएगी। जब कंपनी घाटे में जाना स्टार्ट हुई तो कंपनी के जो मालिक थे इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मीन्स अपने यहाँ से गुहार लगाई, भारत से ब्रिटिश सरकार लंदन इंग्लैंड में, कि जो भी राजा महाराजा वहाँ के थे उनसे गुहार लगाई कि सर हमारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये घाटे में चल रही है और इसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने का मतलब क्या मेरे भाई कि कंपनी एक प्रकार से ठप की स्थिति में पहुंच गई है, फिर इसको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो इन्होंने खुले मुंह से बोला कि हमें 10 लाख रुपया अगर आप भेज देंगे तो हम एक बार फिर से अपनी, ये बात है 1772 ईस्वी की, जब 10 लाख रुपये की मांग की जा रही है। कितने की मेरे भाई? 10 लाख रुपये की मांग की जा रही है, तब की बात है। तो 1772 में जब 10 लाख रुपए की मांग की गई, किनके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों के द्वारा। किससे? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद से। तो मेरे भाई ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद ने ये फैसला किया
कि अब कुछ न कुछ हमें ही करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया 10 लाख तो भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन हम भी वहाँ पर कुछ अपने नियम कानून चलाएंगे, देखेंगे ताकेंगे कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चल रही कि कंपनी घाटे में जा रही है। तो मेरे भाई इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने एक नियम बना के भेजा जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस बात को समझिए पहले कि इस रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा। तो मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, चलाना, तो रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद ने एक नियम बनाया था। वही नियम 1773 में भारत में आकर लागू किया गया था। तो इसीलिए उस नियम का नाम मेरे भाई क्या पड़ गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उससे पहले मेरे भाई एक छोटा सा किस्सा और हुआ। किस्सा क्या हुआ कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो सरकार थी या फिर भारत का संवैधानिक विकास था, ये टोटल 1773 से लेके 1947 तक टाइम पीरियड चलता रहा मेरे भाई। तो एक टाइम पीरियड क्या था कि 1773 से लेकर, इस बात को आप समझिएगा, 1773 से, मार्कर ब्लैक वाला ले लेते हैं, 1773 से लेकर मेरे भाई 1853 ईस्वी तक जितने भी नियम कानून भारत में आते थे, वो सब नियम कानून को अप्लाई करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। मीन्स ये रेगुलेटिंग एक्ट या कोई भी नियम कानून हमारे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए जाते थे। ये ब्रिटिश सरकार थी, इन्हीं के द्वारा टोटल नियम 1773 से लेकर 1947 के द्वारा बनाया गया था। पूरा का पूरा नियम बनाया गया था मेरे भाई किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार 1773 से 1853 के बीच क्या करती थी कि अपने सब नियम कानून को उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से अपनी चीज़ को लागू करती थी। कहाँ, भारत देश में। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ कि 1853 के बाद एक भैया 1857 में विद्रोह हुआ था। सभी लोगों को पता होगा 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने खुद फैसला किया कि अब नियम तो बनाएंगे हम ही, लेकिन अब भारत में नियम अप्लाई करने का भी काम कौन करेगा मेरे भाई, तो हम ही करेंगे। तो मेरे भाई क्या हुआ कि 1773 से लेकर 1853 ईस्वी के बीच जितने भी नियम कानून बने थे सबको ब्रिटिश संसद ने बनाई थी या ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। अप्लाई करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार एवं ब्रिटिश संसद ने फैसला लिया कि अब 1858 से 1947 के बीच टोटल नियम तो वही बनाएगी, लेकिन उन नियमों को लागू भी करने का काम कौन करेगा मेरे भाई, तो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया है कि 1773 से लेकर 1947 तक नियम सब ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन 73 से लेकर 53 तक ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी और 58 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसद बनाएगी भी और लागू भी करेगी। ये क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने 1857 के क्रांति के बाद फैसला किया कि नियम बनाएगी भी और लागू भी करेगी। ये चीज़ मेरे भाई क्लियर हो गई होगी। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण मेरे भाई सबसे बड़ा कारण यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी वर्कर काम करते थे, ये सारे के सारे वर्कर अपने फ़ायदे के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए थे। जब कोई बंदा एक कंपनी में से अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा तो कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में जाएगी। तो कंपनी मेरे भाई घाटे में जाना स्टार्ट हो गई। जब कंपनी घाटे में जाना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद कंपनी के मालिक ने ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद से 10 लाख रुपए का ऋण मांगा या 10 लाख रुपए की मदद मांगी कि आप 10 लाख रुपया दीजिए, हमारे कंपनी का स्तर गिर गया, उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमें 10 लाख रुपयों की आवश्यकता है। तो मेरे भाई ब्रिटिश सरकार एवं ब्रिटिश संसद ने फैसला किया कि 10 लाख रुपया तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन वो 10 लाख रुपया देने के साथ साथ हम कुछ प्रोसेस भी अपनाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि चीज़ें क्यों घट रही है और क्यों बढ़ रही है। तो मेरे भाई वही ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए
थोड़ा मच्छर उच्छर उड़ रहे हैं भाई, आज लाइट वाइट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान रखिए इधर फिर। तो मेरे भाई कंपनी की चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए मीन्स चलाने के लिए एक एक्ट पारित हुआ, कहाँ से मेरे भाई, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार से, इसलिए इसका नाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। अब मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हाल में क्या, कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो मेरे भाई 1773 में। तो वहाँ से और एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो मेरे भाई जो राजा थे ब्रिटेन के उनका नाम था जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय उस टाइम ब्रिटेन के राजा थे, जिनका कि टाइम पीरियड 1760 ईस्वी से लेकर 1820 ईस्वी तक था। मीन्स ये ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय का टाइम पीरियड 1760 से लेकर 1820 ईस्वी तक था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो मेरे भाई उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था मेरे भाई, लॉर्ड नॉर्थ नाम था उनका, किनका, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरे भाई क्या, कि बंगाल के गवर्नर कौन थे जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर का नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो मेरे भाई ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि 1773-1853 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी नियम का लागू करेगी, 1858 से 1947 के बीच ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद नियम को लागू करेगी, लेकिन 1773 से लेकर 1947 तक सारे नियम कानून को ब्रिटिश संसद ही बनाएगी। और ये फैसला उन्होंने क्यों लिया कि भैया अब हम सरकार चलाएंगे या करेंगे, तो 1857 के क्रांति के बाद ये फैसला किया गया था। और उसके बाद मेरे भाई रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, क्यों आया मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया, तो ये भी चीज़ समझ गए होंगे। अब आप लोग को मैं ये बताता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से क्या क्या फ़ायदे हुए या क्या क्या चीज़ें में बदलाव हुई या क्या क्या प्रोसेस चीज़ें चली। तो आप सब पहले इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको तब तक हट जाता हूँ। आप इसको नोट कर फिर मैं मेरे भाई इसको रिमूव करके चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को कुछ बात समझ में आएगी, नोट भी कर लेंगे, मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ। लाइन आगे लगा। तो मेरे भाई ये बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया यही चीज़ हमने समझ लिया। लेकिन अब जानने वाली चीज़ हमारे लिए ये है कि जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था तो उसके क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या घटे हुए। तो भाई देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद प्रोसेस क्या और कैसे हुई, इस चीज़ को समझिएगा मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे उनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। ये बात क्लियर आप सभी लोगों को होनी चाहिए। मैंने बताया भी था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो नाम था उनका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो मेरे भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया हमारे देश में, उस टाइम से मेरे भाई बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा मेरे भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा क्या, कि जो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में जब पहले नहीं आया था तो उसके पहले बंगाल के नवाब को बंगाल का गवर्नर कहते थे, लेकिन जैसे ही भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उसके बाद से इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके साथ मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को, दूसरी लाइन क्या है इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, ये पहली हमारी थी कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सेकंड क्या मेरे भाई, कि इसमें चोरी रिश्वत उपहार लेने पर रोक,
लेने पर रोक। इस चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ है क्या। तो मेरे भाई क्या नियम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे ब्रिटिश या अंग्रेज जो काम करते थे, ये हमारे भारत के नागरिकों को मारते थे, लूटते थे, इनसे चीज़ें छीन छीन कर अपने देश ले जाते थे ब्रिटिश। जो ब्रिटेन के राजा महाराजा उनसे ये पूछते थे कि ये सारे धन कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, तो वो सारे लोग सीधे सीधे कहते थे मेरे भाई क्या कि हमें उपहार प्राप्त हुआ। मीन्स हमारे कामों को देखकर हमसे प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर लोगों ने हमें उपहार दिया है। तो मेरे भाई ऐसे चलते चलते ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि उपहार नाम का कोई चीज़ है वही नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही इतने धन सारे ला रहे हैं। तो मेरे भाई इसीलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने जब नियम दिया था तो उसमें दिया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और चोरी, रिश्वत, उपहार लेने पर रोक। इसका मतलब क्या कि अब कोई भी ब्रिटिशी जो होगा या ब्रिटेन का अंग्रेज होगा, नागरिक होगा, वो भारत आने पर कोई भी धन अपने साथ नहीं ले जाएगा। कहाँ? अपने देश ब्रिटेन। कि ये ना बोले कि मैं उपहार में आया हूँ, चोरी में लाया हूँ, रिश्वत में लाया हूँ। तो यही सब चीज़ों पर मेरे भाई क्या हुआ, रोक लगा दिया गया था। और जो मेरे भाई तीसरी चीज़ थी ना, तीसरी चीज़ इसको भी आप समझिएगा। तीसरी चीज़ में क्या हुआ, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ। 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ। अब मेरे भाई इस बात को आप समझिएगा कि ये 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त होने का मतलब क्या है। तो मेरे भाई जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में आया तो उस टाइम इस नियम को किसने बनाया था, ब्रिटिश संसद ने बनाया था। तो ब्रिटिश संसद ने बनाया तो एक घोषणा पत्र तैयार किया। उस घोषणे पत्र पर ये सारी बातें लिखी हुई थी। क्या लिखी थी कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि चोरी, रिश्वत, उपहार लेने पर रोक। मीन्स कोई भी ब्रिटिश का नागरिक भारत से न तो चोरी करेगा, न तो रिश्वत लेगा, न तो कोई भी उपहार लेकर अपने देश ब्रिटेन जाएगा। इस पर रोक लगी मेरे भाई। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, क्या था मेरे भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश पर 20 वर्षों तक राज करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था कि आप 20 वर्षों तक राज करिए। अब बात मेरे भाई ये आती है कि ये एकाधिकार क्या है। एकाधिकार का मतलब सीधा सीधा मेरे भाई आपको बता देता हूँ तोड़ के इस चीज़ को। एकाधिकार 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। 2 क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में मेरे भाई एकाधिकार? एक क्षेत्र होता है व्यापारिक क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है व्यापारिक क्षेत्र, और एक होता है राजनीतिक या प्रशासनिक। राजनीतिक या प्रशासनिक। इस बात को आप समझेगा मेरे भाई क्या, एकाधिकार 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहाँ पर मेरे भाई? एक व्यापारिक के क्षेत्र में, एक राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में। यह व्यापारिक क्षेत्र क्या है, राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र क्या है, इसको भी समझ लीजिए आराम से एकदम। तो मेरे भाई व्यापारिक क्षेत्र का मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1773 में इनको एक नियम कानून बनाकर दिया गया तो उनके पास एक दर्जा प्राप्त हो गया कि आप 20 वर्षों तक व्यापार का पूरा क्षेत्र आपके हाथों में रहेगा। मीन्स आपके अलावा दूसरी अन्य कंपनी कोई भी नहीं आएगी, बिना आपके परमिशन से वो कुछ भी नहीं कर सकती है। आपका व्यापारिक क्षेत्र आपके अंडर में रहेगा। कितने सालों के लिए मेरे भाई? 20 वर्षों के लिए। और उसके बाद मेरे भाई उसी प्रकार से एक था राजनीतिक या प्रशासनिक मामला। मतलब काम धाम के साथ साथ आपको शासन कैसे करना है, नियम क्या लगाना है, कैसे चीज़ों को चलाना है, इसका भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। और कितने सालों के लिए मेरे भाई? 20 वर्षों के लिए। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि एकाधिकार का मतलब क्या होता है। एकाधिकार का मतलब होता है अकेले किसी भी चीज़ पर अधिकार होना। और किस किन क्षेत्रों में था? 2 क्षेत्रों में, एक व्यापारिक क्षेत्र पर, एक राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र पर। तो मेरे भाई जो व्यापारिक क्षेत्र था उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था कि उसके अलावा भारत में कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। और दूसरा क्या था मेरे भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में कोई भी अन्य कंपनी राज या शासन या प्रशासनिक प्रक्रिया, नियम कानून नहीं लगाए एवं नहीं चला सकती है। तो मेरे भाई इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये सब काम हुए। और 1-2 काम और महत्वपूर्ण हुए जिसके तहत
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको भी बताते हैं। इसको आप नोट करिए। इसको चौथा बता देते हैं यहीं पर, चौथा बता देते हैं यहीं पर, थोड़ा मार्कर ले लें। चौथा मेरे भाई क्या है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन। अब इस बात को मेरे समझिए मेरे भाई, इसका मतलब क्या है? 4 सदस्यों की एक कार्यकारी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो भी मंत्री होते हैं ना, इनको कार्यकारी परिषद के अधीन में जाता है। मतलब कि किसी चीज़ को लगाना, बनाना, चलाना, इन सारे सिस्टम जो है ना, मंत्री होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो कार्यकारी परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार की 4 सदस्यों की एक समूह का गठन किया गया था। किसके तहत मेरे भाई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्यों का एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो मेरे भाई ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आई हुई थी। और इसी में मेरे भाई एक 5वां चीज़ क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत देश के कोलकाता राज्य में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1764 ईस्वी में। तो पहले आप इसको नोट करिए, मैं उसको इसके बाद बताता हूँ। तो मेरे भाई तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ थोड़ा। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करके एक छोटा सा चीज़ और है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसको भी आप लोग को बता देता हूँ। तो ज़रा उसको समझिएगा मेरे भाई, वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में, क्या मेरे भाई? कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट की। जो हमारी करंट टाइम की सुप्रीम कोर्ट है ना, ये वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये एक टेम्पोरोरी मीन्स अस्थाई टेम्पोरोरी सुप्रीम कोर्ट था, जो कि उस टाइम 1774 ईस्वी में बनाया गया था। और इसकी जो मेरे भाई मुखिया थी या जज बोले या न्यायाधीश बोले, उनका नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। और इनके 3 कार्यकारी सदस्य भी बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के। वो 3 कार्यकारी कौन कौन लोग थे? तो एक मेरे भाई थे चैम्बर्स। क्या नाम था मेरे भाई? चैम्बर्स। दूसरे व्यक्ति का नाम था लेमिस्टर। और तीसरे व्यक्ति का नाम था मेरे भाई हाइड। ये 4 व्यक्ति कौन? एलिजा एम्पे जो कि मुख्य न्यायाधीश थी, इनके सदस्य के रूप में चैम्बर्स, लेमिस्टर एंड हाइड, इन तीनों लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट का सदस्य के रूप में नामित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई क्या आता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो मेरे भाई कोलकाता में पहली बार 1774 में बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था, और इसकी जो मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था एलिजा एम्पे। उसके मुख्य न्यायाधीश उनके जो सहायक सदस्य थे, एक का नाम था चैम्बर्स, एक का नाम था लेमिस्टर, तीसरे का नाम था हाइड। तो मेरे भाई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यही सारी चीज़ें हुई थी। और कल हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, स्पिट्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारे अन्य मतलब हमारे एक्ट हैं उनको भी हम कल करने वाले हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं मेरे भाई। अगली क्लास में मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाबा टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।